हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? सभी अच्छे होंगे? तैयारियां सभी की बहुत अच्छी चल रही होंगी। हर बार मेरा यही पूछना होता है और बनता भी है। तैयारियां आपको जोर शोर से करनी भी चाहिए। बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स हैं, इनके अंदर ये पूछा जा रहा है कि सर एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम कब होगी। और मेरा हमेशा की तरह एक हल्का सा मैंने प्रेडिक्शन तो मैं बोल देता हूँ कि भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकती है। अब मार्च एंड तक हो सकती है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हो सकती है। लेकिन अपन सर्वे सर्वा नहीं है, अपन डिसाइड करने वाले नहीं है। अपना काम है एग्ज़ाम की तैयारी करना। गवर्नमेंट कब करवाती है, कब इसका शेड्यूल आता है, वो अपन केवल आइडिया लगा सकते हैं। बाकी इंटरनल सोर्सेज ज़्यादा जानते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की तुलना में। अपने पास केवल आइडिया होता है तो शायद मेरे हिसाब से उन रूमर्स में या उन कन्वर्सेशन में, उन बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए बिना अगर अपन लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, अगर अपने स्टडी की स्ट्रेटेजी प्रॉपर स्ट्रांग रखें, अपन तो ये मान के तैयार करें कि अप्रैल में एग्जाम होगा या मार्च एंड में होगा, ये मान करके तैयारी करें। आगे जाता है प्लस पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखो भाई, आप अगर ऐसे नेगेटिव सोचते ही हैं कि सर ऐसा होगा, एग्जाम आगे होगी तो ये हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, देखो वो सब बातें अपने करने से, अपने एंड पे जाने से कोई समाधान तो है नहीं। तो मेरा इतना सा ओपिनियन है कि अपने को जो एग्जाम चल रही है उस एग्जाम के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है तो अपने लिए प्लस पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तैयारी करो। और नेगेटिव सोचते भी हो तो उससे कुछ बनना है नहीं। पॉजिटिविटी उसका समाधान है, अच्छे माइंडसेट से पढ़िए। कई बार क्या होता है कि जैसे टाइम गैप अपने पास खूब होता है और पॉजिटिव माइंड तैयारी अपन ने खूब करी हुई होती है, और हल्का सा नेगेटिव माइंडसेट जो होता है वो करी कराई तैयारी को बिल्कुल से डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। ऐसा अपने को माइंडसेट नहीं करना है। आपको टाइम अगर एक्सटेंशन मिलता है तो आप कोई बात नहीं, उसको रिवाइज करो, सिलेबस को अपनी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ में स्टडी करो। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। पीवाईक्यू सीरीज अपना चल रहा है और इसमें आज का टॉपिक अपना इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अपन एक बार में ही इसके सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके बाद में हीट वाला पोर्शन होगा और हीट वाले पोर्शन के बाद में जो अपना है एसएचएम एंड वेव थ्योरी का। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे वो कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है। और इसी पे अपन एक बार के लिए देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं बात क्या गिवन है। ये क्वेश्चन अपने पास में गिवन है कि एक सेकेंड, ये गिवन है वाटर फॉल्स फ्रॉम ए टैप of area cross section A naught with speed V naught. After falling through a distance h, the area of cross section of the stream becomes A. For students, work out the formula for V naught as follows. अपने को इसके लिए रिलेशन बताना है। अब क्या, शायद मेरे हिसाब से हो सकता है फॉर्मेट नहीं समझ आया होगा, लेकिन मैं जनरली आपको बोल देता हूं। जैसे मान लो कि अपने पास में ये कोई भी वाटर टैप बना हुआ है और इस वाटर टैप से मैं ये बोल देता हूं कि अपने पास में वाटर स्ट्रीम आ रही है और वाटर स्ट्रीम यहां से जो रिलीज कर रही है ना, उसका एरिया ए नॉट है और स्पीड है वी नॉट। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि एयर स्ट्रीम जो होता है उसके लिए ए वी बराबर कॉन्स्टेंट होता है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और जो इसका स्पीड ऑफ फ्लो होता है, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसको अपन मास कंजर्वेशन के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। अब मैं कह रहा हूं अगर ये वाटर स्ट्रीम नीचे गिर रही होती है तो इसका स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो स्ट्रीम यहां ए नोट से आ रही थी, अब उस स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो गया और जो क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हुआ उस क्रॉस सेक्शन एरिया को, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं ए मान लेता हूं और यहां का स्पीड वी मान लेता हूं। ठीक है भाई। अच्छा, यहां का स्पीड कितना रिलीज हुआ था, वी नॉट रिलीज हुआ था। यहां जब ये पहुंचेगा तो मैं बोल देता हूं कि अपने पास में वी स्क्वायर जो आएगा वो यू स्क्वायर प्लस 2जी एच का एक कंडीशन होता है ग्रेविटी के अंडर जब ये फॉल करेगा। तो अपन इस कंडीशन को ऐसे बोल सकते हैं, ए नॉट वी नॉट बराबर में ए इंटू वी का जो वैल्यू आएगा, इस वी का वैल्यू तो मैं इसको लिखूंगा वी नॉट स्क्वायर प्लस में अपने पास आ जाएगा 2जी एच। ठीक है भाई। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू में जो वी नॉट स्क्वायर होगा वो कंडीशन बनेगा, ये एक्चुअल में वी स्क्वायर है। देखो अब ध्यान देना, वी स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है। तो अपन अगर यहां देखो एक्चुअल में होता क्या, ए नॉट वी नॉट बराबर ए वी होता है, बट मैंने यहां का वी का वैल्यू स्क्वायर करके रखा तो अपने को इन सभी टर्म्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा। इधर मैं लेके आता हूं इसको मल्टीप्लाई करके तो देखो वी नॉट स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन, यहां बचेगा ए नॉट स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर में यहां बचेगा 2जी एच और इनटू में आ जाएगा ए स्क्वायर। तो मेरे पास जो वी नॉट का फॉर्मूला बचेगा
उस वी नोट का फॉर्मूला बचेगा यहां से 2GH इंटू में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए नोट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे का जो पावर अपने पास होगा वो पावर होगा 1/2 के बराबर। ठीक है भाई, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा अपने पास में एक रिलेशन बन रहा है, और वो रिलेशन कौन सा बनेगा? सेकंड रिलेशन। ऑप्शन बी जो होगा वो अपने लिए करेक्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है देखो, ध्यान दो, इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में भी अपन जानकारी करते हैं। बात सुनो, देखो क्या है। ये कह रहा है टू सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड्स ए एंड बी। देखो क्या कह रहा है, दो सिलेंड्रिकल सेम मटेरियल से बनी हुई है। याद करो, जब भी सेम मटेरियल का कोई रोड होता है तो यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये इन दोनों का सेम रहेगा। हैविंग डायमीटर्स, चलो बहुत बढ़िया, 0.1 और 0.05 सेंटीमीटर गिवन है। क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमीटर है। आर स्ट्रेस्ड विद इन प्रोपोर्शन इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शन इलास्टिक लिमिट मतलब होता है जहां तक अपन हुक्स लॉ को वैलिड कर सकते हैं, जहां पे रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर आ सकता है। ठीक है, फोर्स दोनों पे सेम लगा है, 5 इंटू 10⁻3। द लेंथ ऑफ ईच वायर इज 2 mm, एल भी सेम है। चलो भाई, वाई सेम आया, तो मैं ये मेंशन कर देता हूं, दोनों वायर्स का जो लेंथ होगा वो लेंथ भी अपने पास में सेम होगा। इफ द स्ट्रेच इन द थिनर वायर, थिनर का मतलब इस वाले में स्ट्रेच अपने को गिवन है और ये है 2 सेंटीमीटर, द स्ट्रेच इन द थिकर वायर वुड बी। तो दो वायर अपन ने बोल दिए, और दोनों वायर्स के बारे में अपन बात करते हैं, तो अपन लोग ये बोलते हैं कि भाई जो यंग्स मॉड्यूलस होता है ना, वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन के लिए मैं डेल्टा एल बाय एल लिख सकता हूं। वाई दोनों का सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। अच्छा, दूसरी बात देखो, इसका मतलब ये प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। अपने इन दोनों को सेम फोर्स से खींचा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ध्यान दो कि जो अपने पास में ए इंटू में डेल्टा एल आएगा, ये अपने पास में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा तो अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं, डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू, यहां पे अपन एरिया की बात करते हैं तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो अपने पास में यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए। और एरिया की अगर अपन बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर करते हैं, आर को डायमीटर अगर गिवन है तो डी/2 लिख देंगे, पाई से पाई तो वैसे भी कैंसिल आउट होना है। तो अपने पास में एरिया ऑफ बी जो आएगा, मैं इसको एक काम करता हूं, 0.05 लिख देता हूं, अपॉन में यहां से अपने पास में लिखेंगे 0.1। मैं कह रहा हूं डायमीटर बाई 2 है, मैंने 2 को यहां से कैंसिल आउट कर दिया, और इसका अपने को स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर की कंडीशन बोलते हैं। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा तो मेरे पास में वैल्यू आ गई 1/4। तो अपने पास में ये गिवन है कि जो थिनर वायर है, थिनर का मतलब कौन सा था? ये वाला था। इस थिनर वायर में जो इलोंगेशन है वो अपने पास में 2 सेंटीमीटर है। तो अपन अगर डेल्टा एल ए कैलकुलेट करना चाहें तो ये 2/4 आएगा, जिसको मैं 1/2 बोल सकता हूं, और इसका वैल्यू मेरे पास में होगा 0.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में थर्ड ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं कह रहा हूं मटेरियल सेम है, इसका मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम है, लेंथ एज पर गिवन, दोनों लेंथ बराबर गिवन है। आपको यहां से जो थिनर वायर है उसमें इलोंगेशन गिवन है, और अपने को थिकर वायर में यहां से इलोंगेशन निकालना था, तो उससे अपन इलोंगेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल सवाल है, मटेरियल से पहचाने, यंग्स मॉड्यूलस दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सवाल जिसको अपन बोलते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि भाई मार्क्स बिल्कुल रखे हुए हो कि भाई ये तो अपने को कैच करना ही है। तो पहला क्या गिवन है देखो, मैथ्स लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और शायद मेरे ज्यादा बताने से ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इससे विंस डिस्प्लेसमेंट लो आता है, लेमडा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो आता है वो कौन सा लॉ डिफाइन करता है? स्टोक्स लॉ करता है। रिलेटेड कौन किससे है? क्योंकि इसमें ध्यान दो, स्पेरिकल बॉडी में एक फॉर्मूला आता है 6 पाई नीटा आरवी, जिसको अपन लोग विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, राइट। प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड कौन डिसाइड करता है? पास्कल्स लॉ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है स्पीड ऑफ इफ्लक्स टॉरिसेलिस लॉ कर सकता है। याद करो, v इक्वल टू अपन √2gh लिखते हैं, ध्यान है क्या थोड़ा बहुत आपको? v इक्वल्स टू √2gh डिफाइन करते हैं ना, तो ये अपने पास में स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो आएगा वो टॉरिसेलिस लॉ अपन लोग बोल सकते हैं। पास्कल्स लॉ आ गया, स्टोक्स आ गया, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आ गया। आप अपनी मर्जी से ऑप्शन मैच कर लेना, आपका इतना काम तो कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अपने पास। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विद टेम्परेचर ओवर स्मॉल टेम्परेचर रेंज। देखो, एक तो जनरली अपन लोग जानते हैं, देखो जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो सरफेस टेंशन एक्चुअल में डिपेंड किसका रिजल्ट होता है? ये एक्चुअल में कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्ट होता है। और कोहेसिव फोर्सेस जो अपने पास होते हैं
वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, समान प्रकार के अणुओं में आने वाला आकर्षण बल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये कोहेसिव फोर्स वीक होता है, और वीक होगा इसका मतलब ये तो ऑब्वियस है कि सरफेस टेंशन जो है ना वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कोहेसिव फोर्स वीक होगा, सरफेस टेंशन वीक होगा। तो पहला पॉसिबल नहीं है, कांस्टेंट भी पॉसिबल नहीं है, बढ़ना भी पॉसिबल नहीं है, एक ही ऑप्शन है, कौन से वाला पॉसिबल होगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, हालांकि जब हायर स्टडीज में अपन इसको पढ़ते हैं तो इसके फॉर्मूले आते हैं, स्मॉल टेम्परेचर रेंज के लिए, ऑलवेज वैलिड के लिए। उनको मैं यहां पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपने कोई मोटिव नहीं है उसका यहां पे एक्सप्लेन करने का। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बोलते हैं 5। क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान दो। द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अच्छा, 20% बढ़ाया है, इसका मतलब इनिशियल लेंथ की तुलना में ये जो वैल्यू मेरे पास में है 20% है, तो मैं बोलूंगा जो स्ट्रेन अपने पास आया वो 20/100 आया, इसका वैल्यू 1/5 होगा। तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू 1/5। ठीक है भाई, ओके। बाय अप्लाइंग ए स्ट्रेस ऑफ, देखो अपने को स्ट्रेस गिवन है, इसका मतलब एफ बाई ए गिवन है, ऑलरेडी एफ बाई ए गिवन है। देन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर विल बी। चलो भाई बहुत बढ़िया है, तो सिंपल सा है, y बराबर अपन लोग यही लिखते हैं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल बाई एल। ठीक है भाई, तो अपने पास में स्ट्रेस का वैल्यू बोलो कितना है, 4 × 10⁻10 है, और अगर मैं डेल्टा एल बाई एल लिखता हूं यहां पे तो 1/5 होगा, और ये 5 चला जाएगा ऊपर, बाई 1 बन गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में 20 × 10⁻10, तो मैं इसको बोल सकता हूं 2 × 10⁻11, और इसका यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट वही होता है जो प्रेशर का होता है। तो ऐसा अपने पास में एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? आगे बात समझ? आप लोग में इस बार मैं बहुत ये बोल रहा हूं आपको, जो भी बच्चा पूरा वीडियो देखता है, आज आप लोग मेरे को बताओगे कि सर मैंने वीडियो नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट कर लिया, ताकि मुझे लगे कि भाई हाँ, ये किसी के लिए वर्थफुल जा रहा है, और ज्यादा आप लोगों को कुछ कंटेंट डिलीवर का मन करे। और इस बहाने कोई पुराना स्टूडेंट होगा तो उससे चलो डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन अपना एक कन्वर्सेशन जो होता है, वर्ड कन्वर्सेशन के थ्रू अपन जरूर एक बार मुलाकात अपनी बैठ जाएगी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 5। क्या गिवन है देखो ध्यान दो, सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। टू सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल हैविंग क्रॉस सेक्शन एरियाज ए एंड 2a। देखो ध्यान दो, सेम मटेरियल इसका मतलब y सेम है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है तो। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड 2a अलग अलग है, लेंथ भी गिवन है एल एंड 2l रेस्पेक्टिवली आर स्ट्रेच्ड विद इन बाय 1 सेंटीमीटर। द स्ट्रेच इन द वायर बी वुड बी। स्ट्रेच पूछा है अपने से तो कोई बात नहीं, भी देखो यहाँ पे अपने ये बोला है यंग्स मॉड्यूलस सेम है, और अपने फोर्स वगैरह का डिस्कशन किया नहीं है, तो अपने बाय डिफॉल्ट फोर्स को सेम ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो अपन लोग बोलते हैं y बराबर, मैं दोबारा वही बात बोल रहा हूँ, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल होता है। तो अपने पास में यहां से डेल्टा एल बाई एल मैं से लिख देता हूं, तो ये बन गया एल बाई डेल्टा एल। डेल्टा एल निकालना है तो मैं डेल्टा एल बराबर यहां से लिखूंगा एफ एल डिवाइडेड बाई ए वाई। अच्छा भाई, वाई वैसे सेम है, एफ वैसे सेम है, तो अपन लोग बोलेंगे डेल्टा एल इज इक्वल्स टू आएगा एल बाय वाई। तो अपन लोग बोलेंगे डेल्टा एल 1 बाय डेल्टा एल 2। तो ये क्या रेस्पेक्टिवली आर स्ट्रेच्ड विद इन बाय 1 सेंटीमीटर। द स्ट्रेच इन द वायर बी वुड बी, अच्छा ए और बी है, स्ट्रेच्ड विद इन बाय 1 सेंटीमीटर, द स्ट्रेच इन द वायर बी वुड बी। अच्छा, इसका मतलब ए का गिवन है, तो अपन लोग बोल देंगे डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास एल ए अपॉन वाई ए इंटू में, बोलो यहां का जो वैल्यू मेरे पास में बचेगा उस वैल्यू को अपन लोग बोल सकते हैं एफ मैंने सेम मान लिया, एल और ए अलग अलग है, एफ और वाई दोनों सेम हो जाएगा। अच्छा मैंने क्या लिख दिया इसमें, एल बाई ए लिखना था, ओके, क्योंकि वाई तो दोनों का सेम है ना, एल बाई ए लिख देता हूँ। ठीक, तो अपने पास में यहां से सबसे पहले आएगा एल बाई ए डिवाइडेड बाय एल बी की। अगर अपन बात करते हैं तो इसका लेंथ तो मेरे पास में 2l है, और जो ये वैल्यू मेरे पास में आ रहा है, ये वैल्यू भी मेरे पास, इसका वैल्यू आ गया 2a के बराबर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। 1 आया तो मैं ऐसे बोल दूंगा जो डेल्टा एल बी है ना, वो भी डेल्टा एल ए के बराबर ही आ रहा है। और कुछ इसमें थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो इन दोनों में जो 1 सेंटीमीटर का स्ट्रेच आया, तो मैं बोल दूंगा इसमें भी आने वाला स्ट्रेच कितने सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे बात समझ? चलो जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है देखो ध्यान दो, हिंट दूंगा, आप कैलकुलेट कर लेना, बेसिक सवाल है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का।
ये कह रहा हूं वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया की ट्यूब है। ये कह रहा है 5.20 मीटर पर सेकंड है एट ए पॉइंट वेर क्रॉस सेक्शन एरिया इज 4.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा अपने को क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, वहां का अपने को स्पीड निकालना है। तो A1 V1 बराबर आएगा A2 और V2। तो अपने पास V2 का वैल्यू होगा A1 बाई A2 इंटू में आ जाएगा V1। ठीक है भाई, A1 बताओ अपने पास में कितना था? A1 अपने पास वैल्यू आ रहा था 5.20 के बराबर। A1 सॉरी है ना, A1 का वैल्यू है 4.20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.20 डिवाइडेड बाय यहां पे अपने पास आएगा 7.00 और इनटू में जो मेरे पास V1 का वैल्यू था वो V1 का वैल्यू है 5.20 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो एक बात तो समझ आ गया कि वैल्यू जो आएगी 5 से लेस आएगी, पर चारों ही ऑप्शन 5 से लेस है, तो अपने को इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। और एक बार बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, ताकि आप लोग भी उसके बाद में थोड़ा तरीके से देख पाओ। तो अपने पास ये आ गया 4.20 डिवाइडेड बाय अपने पास ले लेंगे 7.00, तो आ गया 0.6 इंटू में 5.20, तो अपने पास आएगा 3.12 मीटर पर सेकंड के बराबर। मैं इसलिए कर रहा हूं इस ऐसा कि आपका टाइम बचे, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगे आप लोग। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपन लोग डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो अगला जो अपने पास में क्वेश्चन नंबर गिवन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, देखो ध्यान दो। ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 mm, 10 mm का रेडियस है, और ये 10 mm का रेडियस जो अपने पास स्प्लिट इनटू 64 ड्रॉप्स। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर एट टेम्परेचर T इज 7.2, ये टेंशन का वैल्यू गिवन है। कह रहा है द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज। सबसे पहली बात तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि सरफेस टेंशन के दो डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। एक तो होता है फोर्स एट पर यूनिट लेंथ ऑन इमेजिनरी लाइन ऑन ओपन सरफेस, एक ये सरफेस एनर्जी डेंसिटी के बराबर भी होता है कि सरफेस के यूनिट एरिया में जितना एनर्जी स्टोर्ड होता है उस एनर्जी को वो एनर्जी हमेशा सरफेस टेंशन के इक्विवेलेंट होता है। तो यूनिट एरिया में अगर सरफेस एनर्जी टी के बराबर होगा तो ए एरिया में अपन लोग बोल देते हैं सरफेस टेंशन इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाली सरफेस एनर्जी जो अपने पास आया एस इनिशियल की, जो ई इनिशियल की बात कर लेता हूं, तो ई इनिशियल का वैल्यू होगा अपने पास, बड़ी ड्रॉप थी 4 πr² इंटू में आ गया टी, और जो फाइनल एनर्जी है उस एनर्जी को मैं लिख देता हूं एन टाइम्स ऑफ 4 πr² इंटू टी। मतलब ये छोटी ड्रॉप्स है, एन का वैल्यू मेरे पास में गिवन है, बताओ कितना है, 64 गिवन है। और मैं यहां से अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो सबसे पहले तो देखो इसका रेडियस चाहिए, टेंशन का वैल्यू तो अपने पास आ गया। तो इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो मेरे पास यहां से वैल्यू आ जाएगा 4πt तो आ गया कॉमन, और यहां से मेरे पास जो वैल्यू बचेगा इस वैल्यू को मैं बोल सकता हूं n इंटू आर स्क्वायर, और माइनस में आ गया मेरे पास में आर स्क्वायर। चलो एक काम और करते हैं, यहां से 4πt या वैल्यू को एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बड़ी वाली ड्रॉप देखना, पूरा मैं ड्राइव करके बता देता हूं आपको। 4/3 πr³ हो गया बराबर में n टाइम्स ऑफ 4/3 πr³, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। 4/3 से कैंसिल आउट हो गया, तो मैं बोल सकता हूं जो आर का वैल्यू मेरे पास है, इस आर का वैल्यू या स्मॉल आर का वैल्यू बोल देता हूं, तो स्मॉल आर मेरे पास जो आएगा वो आएगा आर डिवाइडेड बाय एन का पावर 1/3। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको अपन लोग एक काम करते हैं, यहां से आर स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा 4πt, और यहां से आर स्क्वायर तो आ जाएगा मेरे पास में बाहर। ठीक है भाई, तो यहां कौन बचेगा, n डिवाइडेड बाई एन का पावर 2/3 होगा, स्क्वायर करेंगे तो यहां बचेगा n का पावर 1/3 -1। देखो ये सॉल्व कराते हैं, डिराइव कराते हैं, तब पढ़ाते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता तो तुम्हें थोड़ा सा एक बार, हालांकि मैंने उतना धीरे भी नहीं बताया, बट थोड़ा इस टॉपिक पे जाकर के आप खुद से थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करना। ठीक है, तो अपने यहां से अपन इस कंडीशन को अगर सॉल्व करें, n कौन है भाई, नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना है, 64 है। 64 लिखोगे तो यहां पे अपने पास में 64 की पावर 1/3 है, 64 की पावर 1/3 है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये 4³ हो गया, 4 चौक 16 चौक 64, तो यहां पे बचेगा अपने पास में 4 - 1 3 बच गया। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो अपने पास में सरफेस एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 12πr² इंटू टी। अब देखो सारे डेटा आपके पास है, मैं लिखूंगा 12, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर लिखूंगा, तो आर का वैल्यू बोलो बड़ी वाली ड्रॉप का कितना था, 10 mm था, मैं लिखूंगा 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और जो मेरे पास में सरफेस टेंशन है उस सरफेस टेंशन का वैल्यू है 7.2 इंटू में 10⁻²। बोलो समझ आ गई होगी शायद बात। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके देख लेना, आपके पास में रिलेवेंट इसका कोई आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गई बात शायद आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट
आप याद करना इस टॉपिक को, जहां जाके आप पढ़ेंगे उस टॉपिक में आपको बाकायदा सरफेस एनर्जी टॉपिक पढ़ लेना। और एक टॉपिक मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, स्प्लिटिंग ऑफ ए वाटर ड्रॉप इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। बड़ी कोई भी ड्रॉप अगर छोटी ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट होती है तो इसके लिए अपने को कितना एनर्जी में चेंज आता है, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आता है, टेम्परेचर में कितना चेंज आता है, अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर है 9। क्या है, देखो बात सुनना ध्यान से। ये इसमें गिवन है कि ए रोड सीडी ऑफ लेंथ 1.75 मीटर, यहां से यहां तक का लेंथ जो अपने पास गिवन है, इस लेंथ का वैल्यू गिवन है 1.75 मीटर के बराबर। क्लियर। अब ये कह रहा है कि निग्लेजिबल मास इज सस्पेंडेड बाय टू वायर्स, ए ऑफ स्टील एंड बी ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा देखो, एक स्टील का है दूसरा एल्यूमिनियम का है, इसका मतलब मैं बोलूंगा यंग्स मॉड्यूलस दोनों का डिफरेंट होगा। ठीक है। अच्छा, लेंथ दोनों की बराबर है, ओके कोई दिक्कत नहीं, एस ऑन इन द डायग्राम। ये कह रहा था क्रॉस सेक्शन ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली 2 और 3। चलो अभी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm स्क्वायर लिख लेते हैं, और इस वाले का अपन लोग लिख लेते हैं 3 mm स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है भाई, बन गई बात। अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम वायर ए, ठीक है, अलोंग द रोड ए मास एम बी सस्पेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर्स। देखो स्ट्रेस बराबर आना चाहिए। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बात सुनना सारे। देखो मैं कह रहा हूं एफ बाई ए सेम आना चाहिए, एफ बाई ए सेम आना चाहिए, एफ बाई ए सेम आना चाहिए। ठीक है। तो अगर स्ट्रेस मेरे पास में सेम आएगा तो मैं ऐसे बोल देता हूं, देखो वायर में, जिस वायर से सस्पेंड कर रखा है, वायर में स्ट्रेस लाता है टेंशन फोर्स। और जैसा कि अपन थ्योरी में पढ़ते हैं, स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं होते हैं, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स किस तरीके से आता है, स्ट्रेस बिल्ड करता है रीस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी के अंदर आ रहा है। तो जो रस्सी और वायर होता है इसमें स्ट्रेस बिल्ड करेगा टेंशन फोर्स। तो अगर मैं ये बोलूं कि इनमें स्ट्रेस सेम होगा तो अपन लोग बोलेंगे T1/A1 बराबर में आएगा T2/A2। क्लियर है बात, समझ आ गई। अब देखो ध्यान दो भाई, तो अगर मान लो मैं यहां से लिखना चाहूं कि T1/T2 बराबर यहां से अपने पास में वैल्यू आएगा A1/A2, इसका मतलब मैं बोल दूंगा 2/3। A1 कितना था, 2 था, ये अपने पास में 3 था, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि T1 जो आएगा वो T2 इंटू में 2/3 होगा। चलो भी बहुत बढ़िया। या अपन लोग बोले T2 का जो वैल्यू आएगा वो 3/2 T1 होगा, जैसे अपन यूज में लेंगे वैसे बोल देते हैं। लेकिन अपने तो ये पूछा गया है कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मास को कहां पे सस्पेंड करें। तो अपने एक काम कर लिया, यहां से सस्पेंड कर लिया और पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है। तो देखो इस वाले पे यहां से होता हुआ इस रोड पे एक फोर्स आएगा mg, और यहां पे इस रस्सी में T आएगा, इस रस्सी में T आएगा, ये T बराबर तो mg होगा। ठीक है। अगर ये बैलेंस्ड रहता है तो एक कंडीशन तो ये बनता है, देखो यहां पे T1 आया, यहां पे T1 आया, बदले में इसमें सॉरी T2 मान लेता हूं, बदले में T2 आ गया, यहां पे T1 आया तो यहां पर भी T1 आया, बदले में इक्वल एंड अपोजिट होता है। अब मैं कह रहा हूं अगर ये पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है तो रोड का अगर मैं बैलेंसिंग लेता हूं तो आप बोलोगे T1 प्लस T2 बराबर mg होगा, है ना। इसको अपन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो इस रोड की बैलेंसिंग की अगर कंडीशन देखें तो इधर से मेरे पास T2 आएगा, इधर से मेरे पास T1 आएगा, नीचे ये mg लग रहा है। हालांकि इस रोड पे डायरेक्ट mg नहीं लग रहा है, बीच में एक रस्सी जुड़ी हुई है, बट इस रस्सी में जो टेंशन आएगा वो भी तो mg के बराबर ही है। तो अपन लोग बोल देते हैं इधर एक T लग रहा है और ये T भी किसके बराबर है, mg के, क्योंकि ये ब्लॉक सस्पेंडेड है यहां से। ये तो अपने पास में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का कंडीशन बन गया। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये रुका हुआ है, इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम को भी फॉलो कर रहा है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस पर लगने वाले नेट टॉर्क का वैल्यू 0 होना चाहिए। और नेट टॉर्क 0 किस किस कारण से होगा, अभी देखो मैं इसी वाले पॉइंट के अबाउट निकाल लेता हूं। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क तो आएगा 0, ये तो टॉर्क बनाएगा नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं फोर्स का लाइन ऑफ फोर्स उसी से पास कर रहा है, टॉर्क कभी बनता नहीं है। एक बन गया अपने पास में T2, एक बन गया T1। मान लो ये डिस्टेंस है अपने पास में x, तो बताओ भाई ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, 1.75 माइनस एक्स। समझ आ गई बात। अब इन दोनों का टॉर्क अगर मैं देखता हूं तो ये दोनों ही टॉर्क अपोजिट सेंस देंगे बॉडी को, तो अपन लोग बोलेंगे T1x जो वैल्यू है वो T2 इंटू 1.75 माइनस एक्स आना चाहिए। अब देखो भाई अपने पास में T2 का वैल्यू कितना है, 3/2 T1 है, तो मैं लिखूंगा T1x बराबर 3/2 T1, और यहां पे 1.75 माइनस एक्स आ गया। तो T1 से T1 क्या हो गया, अपने पास कैंसिल आउट हो गया, और ये इधर अपने पास एक कंडीशन बन गया। और इस कंडीशन को मैं यहां से मेंशन कर देता हूं कि भाई मेरे पास में 2x बराबर यहां बन गया अपने पास में 3 इंटू 1.75
माइनस में मेरे पास बन गया टोटल, यहां पे बन गया 3x। चलो भाई टोटल बोलो कितना हो गया 5x, बराबर यहां आया 3 इंटू 1.75, और अपने पास में x का वैल्यू अगर निकालें तो 3 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। ठीक है भाई, और अगर अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 0.35। ठीक है भाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये आ गया अपने पास में 5 आ गया 1, और ये अपने पास आ गया 10, तो ये शायद वैल्यू 1.05 मीटर के आसपास कहीं आ सकती है, तो ये ऑप्शन बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन किसका है भाई बताओ? ये क्वेश्चन है ट्रांसलेटरी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। अगर ये रॉड बैलेंस्ड रहती है तो टॉर्क इसके ऊपर बैलेंस करने पड़ेंगे, और अगर टेंशंस की वैल्यू निकालनी होती तो अपने पास में इस इक्वेशन को भी अपने को काम में लेना पड़ता, T1 प्लस T2 बराबर mg को। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर है 10। क्या है देखो ध्यान दो, ठीक है, बबल ऑफ रेडियस 4 mm इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए सॉफ्ट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सरफेस टेंशन गिवन है, एक्सेस प्रेशर निकालना है। भाई साहब शायद आप लोग ये तो जानते होंगे, सॉफ्ट बबल का एक्सेस प्रेशर होता है 40/R। टॉपिक में डराइव कराऊंगा नहीं, अभी एक बार बताऊंगा नहीं, तो अपन इन सब वैल्यूज को यहां से लिख के देख सकते हैं। 4 इंटू ये, चलो एक काम करो खुद से सॉल्व कर लेना, वैल्यू रखनी है यार, मैं क्या प्रयास करूंगा, है ना, तो कर लेना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 11। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस बट रेडियाई r and 2r are allowed to fall in a liquid, then the ratio of their terminal velocities। देखो किसी लिक्विड में गिर रहे हैं, लिक्विड कौन है नहीं पता, बॉडीज का मास सेम है, वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब डेंसिटी 100% अलग होगी, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। अब वीटी का फॉर्मूला क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, ये होता है 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी, यहां पर आएगा रो माइनस सिग्मा। और अगर मेरे हाथ में कुछ मामला होता तो इस क्वेश्चन को मैं डिलीट मानता, कारण क्या है, इस इंफॉर्मेशन के बिना, लिक्विड की डेंसिटी के इंफॉर्मेशन के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कारण क्या है अभी देखो, मैं कह रहा हूं टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस बट रेडियाई r1 and 2r, वॉल्यूम अलग है, मास सेम है, इसका मतलब 100% डेंसिटीज अलग होंगी, इसका मतलब रो का भी रोल होगा, रो माइनस सिग्मा का भी रोल होगा, और दोनों बॉडीज की अगर डेंसिटी अलग अलग है तो रो माइनस सिग्मा की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, ये भी इफेक्ट करेगा। इसका मतलब यहां से प्रॉपर आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अगर मेरे को ये पता होता तो मैं इसको सोल्व कर सकता था, तो मैं लिखता वीटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहां पे रो माइनस सिग्मा आ रहा है। चलो मान लो आपने बोला सर रो को कॉमन ले लो, चलो भाई रो को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस सिग्मा बाय रो तो आएगा ना, और दोनों बॉडीज की डेंसिटी तो अलग अलग है, तो सिग्मा बाय रो का रेशियो ही दोनों के लिए अलग अलग आएगा, तो अपन इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं होगा। ये इसमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान रखना। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा था एक्सटेंशन ऑफ ए वायर बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए लोड इज 3 mm। ठीक है, ये कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ वायर, इसका मतलब डेल्टा एल है, इसका वैल्यू 3 mm गिवन है। ठीक है जी, ये कह रहा था एक्सटेंशन इन अदर वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब वाई सेम हो गया भाई, यंग्स मॉड्यूलस सेम हो गया। ये कह रहा है एंड सेम लेंथ, एल भी सेम हो गया, बट हाफ द रेडियस बाय द सेम लोड, लोड सेम है, देखो क्या क्या सेम आ गया, एफ सेम आया, एल सेम आया, वाई सेम आया। अब बताओ भाई अपने पास में जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, वो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेंथ, मतलब डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अपने को करना क्या है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो यहां से अपन लोग बोल सकते हैं कि अपने पास में, चलो वैसे पूरा ही लिख देता हूं, घुमाऊंगा नहीं, वाई एफ बाई ए, और साथ में डेल्टा एल बाई एल आता है। चलो भाई ध्यान दो कौन कौन सेम आया, एफ सेम आया, एल सेम आया, एरिया दोनों का अलग अलग है, वाई भी दोनों का सेम है, लेंथ भी सेम है, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं ए इंटू डेल्टा एल का प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब A1 बाई A2 बराबर, बोलो कौन आएगा, डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करें, थोड़े से एक्टिव हो, कमेंट वमेंट में लिख दिया करो भाई, कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपन क्वालिफिकेशन वाइज बड़े हैं, स्टूडेंट ही हैं, ये बात आप ध्यान रखें, तो बढ़िया थोड़े से एक्टिव रहा करो। थोड़ा मामला क्या है कि तुम्हारे लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, आई थिंक कोई स्वार्थ है क्या?
पीवाईक्यूज अवेलेबल करवाना जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो अच्छी बात है। एक इसके साथ में आप लोगों के लिए कंटेंट का रिवीजन हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। और अगर किसी ने इसको सीरियसली फॉलो किया है तो शायद 2 दिन से ये आती है तो आपने शायद मेरे हिसाब से टॉपिक्स भी कवर कर लिए होंगे और आपके लिए और अगर किसी ने थोड़ी ये सोचा कि भी 2-4 वीडियोज आएंगे, पूरे सिलेबस के आएंगे, इसलिए 12th वाले सिलेबस को भी साथ साथ आप लोग कवर करें ताकि मेरे साथ साथ ही आपका कवर हो जाए। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है उसके बाद में 13। क्या बोला गया देखो ध्यान दो। ये कह रहे सॉलिड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी डी इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी के बराबर है ना। इफ वी बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड इन द लिक्विड एंड वी बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, देन देखो क्या कह रहा है, बात सुनना भाई। अपने पास में जो ये लिक्विड फ्लोट कर रहा है, लिक्विड फ्लोट कर रहा है, इस लिक्विड के लिए मैं बोल देता हूं कि भाई अपने पास में, सॉरी लिक्विड के अंदर जो ये बॉडी फ्लोट कर रही है, तो फ्लोटिंग वाली कंडीशन में क्या होता है, इसका mg और बायंसी फोर्स दोनों बराबर होते हैं। बायंसी कौन लगाता है, बायंसी इज इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। जो वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर डिप कर रहा है, इस वॉल्यूम के कारण कितना जो लिक्विड रिप्लेस हुआ उसका वेट क्या होगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो इसके अंदर गिवन है, ठीक है भाई। द इफ वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, और वी जो इसका है वो टोटल वॉल्यूम है, तो देखो mg बराबर बायंसी फोर्स आना चाहिए, ठीक है भाई। mg बोलो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू में जी बराबर बायंसी फोर्स बोलो रिप्लेस्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना गिवन है, डी गिवन है, और इनटू में अपने पास आएगा जी, जी से जी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अपने से किसका रेशियो पूछा है, वी बाई वी का पूछा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, वी बाय वी बराबर अपने पास होगा डी बाय डी। अब ऐसा कहीं आ रहा है तो भाई साहब देख लो, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है। क्लियर, आ गई बात समझ। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 14। नहीं समझ आती है कहीं पर भी तो उससे रिलेटेड टॉपिक को थोड़ा प्रयास करके पेज पलटो, पेज पलटने से काम चलेगा। पेज पलट के उस टॉपिक को कवर करो, नहीं तो क्या फायदा फिर इसको देखते रहो, चाहे स्क्रीन पे तो हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा ये। चलो भाई, ये कह रहा है 2 pieces ऑफ ग्लास प्लेट लाइंग वन अपॉन द अदर विद ए लिटिल वाटर इन द बिटवीन देम कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली बिकॉज। अब मैं क्या बताऊं इसका, क्यों सेपरेट नहीं हो सकता, ऐसा एक ही रीजन है, इनके बीच में लिक्विड होता है जिसके अंदर एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस काम करते हैं, जिसके कारण से कौन कौन रीजन है इसका, सरफेस टेंशन रीजन है, और कोई रीजन नहीं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखें, सेम आएगा तो मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, है ना, ये ध्यान रखना। कह रहा है टू सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, चलो भाई वाई सेम है, आर एंड टू आर लेंथ, एल एंड टू एल, चलो बहुत बढ़िया, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, लेंथ भी अलग है, रेस्पेक्टिवली आर स्ट्रेस्ड। ये तो सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया ना मेरे हिसाब से। चलो भाई आप लोग खुद करेंगे, आराम से सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 16, क्या गिवन है देखो। ये कह रहा है इन ए यू ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दोबारा फ्लूइड का सवाल है, ए कॉलम ए बी ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर का यहाँ पे अपने पास में लिक्विड भरा, वाटर भरा हुआ है, बैलेंस्ड बाय ए कॉलम सी डी ऑफ पैराफिन, ये कॉलम पैराफिन ऑयल का, ठीक है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैराफिन इज, देखो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी का भी वाटर की डेंसिटी के साथ में जो कंपैरिजन आता है उसको अपन लोग रिलेटिव बोलते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगना है, यू शेप में लिक्विड बैलेंस्ड है, रुका हुआ है, इसका मतलब स्टैटिक फ्लूइड है, और स्टैटिक फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो सेम लेवल के पॉइंट्स पे प्रेशर जो आता है वो प्रेशर हमेशा इक्वल आता है। तो मैं एक काम करता हूं, इस सेम लेवल पे जो प्रेशर ले रहा हूं उस प्रेशर का वैल्यू सेम ले लेता हूं। बाहर का प्रेशर कौन सा है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी कौन सा है, एटमॉस्फेरिक है, तो यहां मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 1 और यहां का पॉइंट ले लेता हूं 2। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो पहले बैलेंस करूंगा तो मैं लिखूंगा पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैं सिग्मा मान लेता हूं, है ना, या मैं ऐसे मान लेता हूं रो ऑफ पैराफिन इंटू में जी इंटू में H1 बराबर, इधर आया पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और ये आ गया H2। पी नॉट से पी नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जी से जी चला जाएगा, तो रो ऑफ पैराफिन बाय वाटर जो आया अपने पास में उसका वैल्यू आ जाएगा H2 बाई H1, और ये कौन होता है बताओ, रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर सेकंड, कितने आसान आसान सा, कितने आसान है, बट हमेशा आसान आए जरूरी नहीं है। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, हालांकि मुझे ऐसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए नहीं पता, सीबीएसई के पेपर्स थोड़े से टफ आ गए हैं, तब ऑनलाइन ट्यूटर्स ने बवाल मचा रखा। टफ क्यों दिया, टफ क्यों दिया, टफ क्यों दिया, भाई क्यों नहीं दे, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आसान देंगे,
रोना धोना क्यों? ढंग से पढ़ाओ ना, लेवल बढ़ाओ। गलत है क्या? मेरा ओपिनियन तो ये है। तो हाँ, बच्चे के इमोशंस के साथ में मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा हर्ट होता है क्योंकि परसेंटेज का एरा चल रहा है, लेकिन अपन को कभी ये मानना नहीं चाहिए कि एग्जाम पेपर इजी है, टफ भी आ सकता है। ठीक है, तो अपने को तैयारी उसी हिसाब से करनी चाहिए। और मतलब मेरा ये मानना है कि अगर लगता है कि भी लेवल से आ सकता है, क्योंकि ये पेपर में अनसर्टेनिटी होती है, कैसा भी बन सकता है, और अनसर्टेन मेथड से ही अपने को पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, दोनों ही चीजों में बिलीव रखना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है 17। क्या देखो, ध्यान दो। टू सोप बबल्स पी एंड क्यू बोथ आर स्फेरिकल हैविंग ए डायमीटर्स ऑफ 6 एंड डी सेंटीमीटर। देखो डायमीटर है, इसका मतलब रेडियस पहले वाले की होगी 3 सेंटीमीटर और उस वाले की रेडियस होगी d/2 सेंटीमीटर। दोनों को टच में लाते हैं, दस दे हैव वन पोर्शन एज ए कॉमन सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट होता है, टॉपिक पढ़ लेना। दो सॉप बबल्स को, वाटर ड्रॉप्स को पास में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। तो कांटेक्ट में लाने से उनका जो कांटेक्ट इंटरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर बराबर R2 - R1/R1R। या अपन लोग वैसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, 1/R बराबर 1/R1 - 1/R2, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर का वैल्यू अपने को गिवन है 12 सेंटीमीटर, और ये कुछ ऐसा कंडीशन होता है, ये मान लो सॉफ्ट बबल है, ये वाला है, और एक मान लो ये बड़े वाला है, इन दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे। तो अब ये जो कॉमन इंटरफेस है इसका रेडियस ऐसा नहीं रहेगा, ये स्पेयर पहले यहां तक था, ये स्पेयर पहले यहां तक था, तो नया इंटरफेस बन जाएगा और वो ज्यादा प्रेशर वाले की तरफ कर्व रहेगा, और ये ऐसे कुछ रेडियस बन जाती है, और इस जो कॉमन इंटरफेस बना इसका रेडियस आपको आर गिवन है, और इस आर का वैल्यू कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं लिखूंगा 12 सेंटीमीटर बराबर, बोलो R2 - R1 कितना होगा भाई, R2 - R1। एक वाले का 6 है और दूसरे वाले का d/2 के बराबर है। तो अपन लोग ऐसे काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं d/2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय, यहां बोलो भाई क्या कंडीशन बनेगी। इस कंडीशन को मैं बोल सकता हूं कि अपने पास में 3 में d/2 आ जाएगा। तो अपने पास यहां से आ जाएगा d - 6/2 डिवाइडेड बाय 3d/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इधर अपने पास में 12 बचा हुआ है। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 36 डी के बराबर। बराबर में इधर कौन आया बताओ, डी, और माइनस में अपन लोग इसको बोल सकते हैं 6 के बराबर बोला जा सकता है। शायद कहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या कैलकुलेशन में। R2 - R1 है, d/2 - 3 है, और 3d/2 है, तो 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, R1 को ऐसा मान लिया, और साथ में अपन लोग अगर देखना चाहें तो R2 - R1 अपॉन में R1 R2 है, तो R का वैल्यू, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने फॉर, ओके, तभी, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट रिलेशन ऐसे आता है 1/R बराबर 1/R1 माइनस का 1/R2। तो अपन लोग बोल सकते हैं 1/R बराबर ये बनेगा R1 R2, और ऊपर आता है R2 - R1। तो अपने पास R का जो वैल्यू आता है वो कुछ ऐसे आता है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 - R1। तो R का वैल्यू तो मेरे पास में आ गया 12 सेंटीमीटर, चलो भी बहुत बढ़िया। R1 का वैल्यू मेरे पास में है 3 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू मेरे पास में है d/2 डिवाइडेड बाय, यहां से मेरे पास में बचेगा R2 बोलो कितना है, d/2 है, माइनस का R1 कितना है बताओ, R1 मेरे पास में 3 है, तो यहां से बचेगा अपने पास में 3d/2 डिवाइडेड बाय, यहां से वैल्यू आएगा अपने पास में d माइनस का 6/2। ये कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले जाते हैं, तो अपने पास है 12d माइनस का, ये आ गया 72, बराबर में आ गया 3d, इसको इधर ले आते हैं, 12 और 3 कितना आ गया 9d, बराबर में कितना है 72। तो d का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बात समझ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा गया, मेटेलिक वायर हैज बीन स्ट्रेस्ड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ए लोड सो दैट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज S1 एंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज S2। टॉपिक क्या कवर करना है आपको, टॉपिक कवर करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर। इसी वायर में स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो अपने पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो तो होता है 1/2, इनटू में आता है स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ में आता है स्ट्रेन, और इसके साथ में आता है टोटल वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो अपने पास में स्ट्रेस S1 गिवन है, स्ट्रेन S2 गिवन है, तो ये अपने पास S1 और S2 आ गया। और E/V को अपन लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, 1/2 S1 S2 के बराबर है, ऑप्शन नंबर। क्लियर है जी, आ गया मामला समझ।
क्वेश्चन नंबर है 19। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिटल सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच द सैंपल इज। ब्रिटल नेचर का अल्टीमेट, उसमें देखो वो तो होता ही नहीं है, टेंसाइल नेचर तो होता ही नहीं है, एक्सटेंड तो करता ही नहीं है। जैसे ही अपने अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंचेगा, उसके बाद हल्का सा स्ट्रेस पहुंचाओगे ब्रेक हो जाएगा। उसी को तो अपन बोलते हैं ना कि भाई ये नेचर ब्रिटल होता है नेचर में। और ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो टॉपिक आता है ना, दो मटेरियल आते हैं, ब्रिटल इन नेचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिनकी ज्यादा होती है, टेंसाइल इन नेचर। ठीक है, तो अपने पास में क्या कंडीशन आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ये सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है, ए रबर बॉल इज टेकन इन डीप सी वेयर इट्स वॉल्यूम इज चेंज्ड बाय 0.2%। चेंज का मतलब है डेप्थ में जाओगे तो कंप्रेस ही होना है, क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो अपन लोग ये, मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, है ना, तो माइनस माइनस का लफड़ा नहीं ले रहा हूं। तो अपने पास में डेल्टा वी बाई वी जो है ना, हालांकि वैसे नेगेटिव है, इनटू में 100% बराबर मेरे पास में आएगा 0.2। तो अपने पास में यहां से डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू जो आएगा वो 0.2 बाय 100 आया। इसका मतलब ये हटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/500। आगे बात समझ, चलो अभी बहुत बढ़िया। ये कह रहा है कि यहां का जो बल्क मॉड्यूलस है वो इतना है, बल्क मॉड्यूलस इतना, एंड द डेंसिटी ऑफ सी ये इतना गिवन है, द डेप्थ ऑफ द सी विल बी। अच्छा एक बात सोचना, अगर डेप्थ में कोई बॉडी होगी तो वो कितने से कंप्रेस होगी। तो कंप्रेशन किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो बल्क मॉड्यूलस होता है ना, बल्क मॉड्यूलस अपने पास में होता है इस बॉडी को, जो प्रेशर है उसमें कितना चेंज आया। ये बॉडी जब बाहर थी तो बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो बैलेंस्ड थी, इसमें तो कोई इसके साथ दिक्कत ही नहीं थी। जैसे ही डेप्थ में जाएगी प्रेशर बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, रो जी एच से बढ़ गया, डिवाइडेड बाय अपने पास में आता है डेल्टा वी बाई वी। और माइनस का साइन अपन काम में लेते हैं, बट ये डेल्टा वी बाई वी नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अपन लोग लिखेंगे बी बराबर डेल्टा पी, मेरे पास में आ गया रो जी एच डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। तो अपने पास में रो जी एच बराबर बी इंटू डेल्टा वी बाई वी, और मेरे पास जो एच का वैल्यू आएगा उसको मैं यहां से, बड़ा सिंपल सी बात है, रो जी इंटू वी लिख सकता हूं। बल्क मॉड्यूलस मेरे पास गिवन है, बताओ कितना है, 10⁹। डेल्टा वी बाई वी मेरे पास में गिवन है 1/500। रो जी का वैल्यू मैं जानता हूं, बोलो रो कितना है, 10⁻³ इनटू में यहां कौन आएगा, 10 आएगा, ये 10⁴ हो गया, कैंसिल आउट करेंगे 10⁵ यहां पे बच जाएगा, ये 2 पावर और ऊपर जाएंगे तो ये 7 आ गया। तो मेरे पास में वैल्यू आ गया 1/5 इनटू में यहां से वैल्यू बचेगा 10⁻, ये कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास में 10⁻³ हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो 1/5 इंटू 10⁻³ हो गया। तो अपन इसको 1/5 को लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो आधा हो गया, हाफ हो गया। और 10⁻³ को अपन लोग बोल सकते हैं कि भाई ये किलोमीटर्स में है। तो अपन लोग इस वैल्यू को अगर देखें तो 1/5 मतलब, सॉरी किलोमीटर्स कैसे बोल दिया मैंने, 1/5 को अपन लोग बोल सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻³। इसका मतलब 2 इंटू 10⁻²। इसका मतलब ये आंसर आ गया 200 मीटर। कितना आंसर है बताओ, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर आ जाएगा फोर्थ। देखो क्या समझना है, बॉडी जब इस लिक्विड से बाहर थी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो बैलेंस करने में उसकी कैपेबिलिटी है, उसमें तो वो रुकी हुई है। जैसे ही लिक्विड डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ गया, वो उसको कंप्रेस करने का ट्राई करता है, और जो चेंज इन प्रेशर आता है उसको अपन लोग बोलते हैं रो जी एच। याद करो बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। और प्रेशर कौन है, एक्चुअल में स्ट्रेस ही तो है ना, इसको अपन क्या सोचते हैं, एफ बाई ए, दोनों एक ही मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर है 21। ये कह रहा है, ए बकेट रेस्टिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट कंटेन्स एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है। नाउ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, एपेरेंट वेट हमेशा घटता है। अब शायद मेरे हिसाब से बार बार, एक दो बार पहले भी आ चुका है कुछ बातें, तो अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, सूडो फोर्स अपवर्ड आएगा, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि अपने पास में दी इफेक्टिव जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा रो जी माइनस ए इंटू डेल्टा एक्स, ये प्रेशर डिफरेंस में। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर है 22। क्या कंडीशन है देखो, ध्यान दो भाई। मैं कह रहा हूं, ए वुडन ब्लॉक विद ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। सी फिगर बिलो, आफ्टर सम टाइम द आयरन पीस फॉल्स इनटू द लिक्विड, देन लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, लिक्विड लेवल पे फर्क बताना है अपने को, इंक्रीजेस डिक्रीजेस। तो अपने कह रहा है एच इंक्रीजेस, एल, अच्छा, एल और एच दोनों के बारे में बताना है, ठीक है, ओके ओके। अब बात सुनो देखो भाई, अगर ये शुरुआत सोचो एक बार, अगर ये अकेला वुडन ब्लॉक होता,
पहले ऐसे सोचो, अगर ये अकेला वुडन ब्लॉक होता तो इसके mg को बैलेंस कर रहा होता बायनेंसी फोर्स, और इस दौरान मान लो ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा होता, ये डेल्टा वी बाहर जा रहा होता, मान लो डेल्टा वी बाहर जा रहा होता, तो एफ बी का वैल्यू होता डेल्टा वी इंटू सिग्मा इंटू जी, बराबर में किसके इक्वल आता है, एम जी के। तो मैं इसे बोलता हूं डेल्टा वी सिग्मा जी बराबर आता एम जी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता, तो मेरे पास में डेल्टा वी का वैल्यू आता, जी से जी कैंसिल आउट होता, ये आता एम बाय सिग्मा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसके ऊपर ये आयरन पीस और रख दूं तो टोटल वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा वॉल्यूम और रिप्लेस कराना पड़ेगा, तभी तो बायनेंसी फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो ये लेवल मान लो यहां तक आ गया, ये लेवल यहां तक आ गया, और ये जो चेंज आ रहा है ना, ये चेंज मान लो डेल्टा वी डैश है इस आयरन पीस के कारण। अगर ये आयरन पीस यहां से उठा के लिक्विड में डाल दें, तब भी भाई साहब वुडन ब्लॉक तो वैसा का वैसा रहेगा। आप सोचो एक बार अगर अकेला वुडन ब्लॉक होता तो ये डेल्टा वी रिप्लेस होता, और डेल्टा वी का वैल्यू मेरे पास में आता है एम बाय सिग्मा। अब अगर मैं आयरन स्टोन और रख दूं तो यहां से जो वॉल्यूम में चेंज आएगा डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी वन लिख देता हूं, चलो मैं एक काम करता हूं, डेस हटा दो, डेल्टा वी वन बोल देते हैं ना, जो आयरन रखने के कारण में रिप्लेस हुआ। अब ये इसके अगर इसको बैलेंस करेगा तो मैं बोलूंगा सिग्मा जी बराबर में अपने पास आएगा एम प्लस एम इंटू जी। ठीक है भाई, तो अपने पास जी से जी तो क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब आयरन पीस रखने से जो वॉल्यूम में चेंज आया, जो जितना वॉल्यूम में चेंज आया वो आया एम बाय सिग्मा। इसको अपन कैपिटल एम बोल देते हैं, ये तो ब्लॉक का था, कैपिटल एम मान लेते हैं, और इस स्टोन वाले को मैं स्मॉल एम मान लेता हूं। इतना वॉल्यूम और रिप्लेस हो गया, तभी जाकर के ये ब्लॉक प्लस आयरन का जो पीस है ये दोनों बैलेंस होंगे। समझ आई बात तुम्हें भाई, पहले अकेला वुडन ब्लॉक तैर रहा था तो बायनेंसी फोर्स को केवल इसका वेट बैलेंस करना पड़ रहा था। अब अगर आयरन पीस और रख दूंगा तो क्या होगा, आयरन पीस रखने से बायनेंसी फोर्स बढ़ेगा तो इसका वेट बैलेंस होगा, और बायनेंसी फोर्स एक ही कंडीशन में इंक्रीज होगा जब एक्स्ट्रा वॉल्यूम और रिप्लेस होगा। तो आयरन पीस रखने से, इसके टॉप पे रखने से इतना वॉल्यूम और रिप्लेस हुआ, डेल्टा वी वन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात देखो, आगे की बात देखना, ये कह रहा है इसको उठा के यहां डाल दो। अगर इसको उठा के यहां डालेंगे तो चलो इसको अपन ने उठा लिया, ये बात तो चलो ठीक है, उठा लिया तो डेल्टा वी तो वैसा का वैसा रहना है, लेवल वापस नीचे आ गया, वहीं का वहीं आ गया। अब मैंने इसको बॉडी इस लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो अंदर डाल दिया, तो अंदर डालने के दौरान अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि ये आयरन पीस अंदर डाल दिया, यहां से उठा के अंदर रखा, अब ये कितना वॉल्यूम रिप्लेस करेगा, कितना वॉल्यूम रिप्लेस करेगा, जितना इसका खुद का है, इतना इसका खुद का है, तो ये खुद का वॉल्यूम v है। अब बताओ जो ये रिप्लेस करेगा उस वॉल्यूम को मैं डेल्टा V2 बोल देता हूं, और इसका वैल्यू आएगा m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन, क्योंकि अब तो ये पूरा अंदर है, इस लिक्विड के अंदर है। तो अब ये इतना वॉल्यूम रिप्लेस करता है, और याद करो जो पहले जो वॉल्यूम रिप्लेस हो रहा था वो कितना था, डेल्टा V1 था, इसका वैल्यू था m डिवाइडेड बाय अपने पास में डेंसिटी ऑफ लिक्विड था, और अपन जानते हैं आयरन का डेंसिटी लिक्विड डेंसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब बाद वाला जो वॉल्यूम होगा, बाद वाला जो वॉल्यूम होगा, ये बाद वाला वॉल्यूम अपने पास में बताओ इस वाले से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये लिक्विड लेवल को गिराएगा, लिक्विड लेवल को गिराएगा। इसका मतलब H घटा, H घटा, ये लेवल बोलो बढ़ा या कम हो गया, कम हो गया, चलो बहुत बढ़िया। L भी घटा, बताओ क्यों, पहले देखो ध्यान दो, दोनों को रखा था तो ये थोड़ी बॉडी और डिप कर गई थी, तो अपने पास में दोनों ही डिक्रीज करेंगे। बताओ क्या क्या करेगा, L भी डिक्रीज करेगा और अपने पास में H भी डिक्रीज करेगा। तो ऐसा ऑप्शन A और D अपन लोग बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आ गया 4। दोबारा रिपीट कर देता हूं, सुन लो। अकेला वुडन ब्लॉक होता तो डेल्टा वी रिप्लेस होता, आगे बात समझ। अगर मान लो मैं ऐसे बोलता हूं कि अपने पास में ये तो फ्लोट कर रहा है क्योंकि इसके वेट को बैलेंस करना है बायनेंसी फोर्स को, चलो मान लिया अपन ने बात, ठीक है। अच्छा एल, ठीक है। अब अगर ये दोनों को मैं रखा हुआ रहता हूं, दोनों को रखूंगा तो क्या होगा, ये थोड़ा और नीचे जाएगा क्योंकि वॉल्यूम इसको और रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ध्यान दो, और नीचे जाएगा तो ये लिक्विड और ये दोनों है ना थोड़ा सा लिक्विड के अंदर और आगे। अब इसको मैं अगर उठा लूंगा तो ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, तो एल भी घटा, एच भी घटा, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इस आयरन पीस को वुडन ब्लॉक के ऊपर रखता हूं तो ऊपर रखने के दौरान तो जो इसके कारण वॉल्यूम रिप्लेस हुआ वो ज्यादा है इसकी तुलना में, जब इसको अपन अंदर गिरा दें उसकी तुलना में।
तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट होता है, वही लिक्विड लेवल को इफेक्ट कराता है, और लिक्विड लेवल को इफेक्ट कराएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर बाद वाला, जब इसको गिराने के बाद वाला वॉल्यूम रिप्लेस्ड अगर कम है, इसका मतलब पहले रिप्लेस्ड ज्यादा था, तो लेवल को गिरा देगा। तो एच गिर गया, एल भी घटेगा, दोनों घटेंगे, क्योंकि पहले ये दोनों के कारण इसका वॉल्यूम अंदर था, अब इसको उठा लेंगे तो इसका वॉल्यूम जो होगा, जो अपने पास में इसके कारण एक्स्ट्रा रिप्लेस हो रहा था, वो बैलेंस हो जाएगा, डेल्टा वी। ठीक है भाई, ये अपने क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चंस अपने 22 आए हुए हैं, ये ध्यान रखें। और आगे अपने एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई एक क्वेश्चन और भी हो तो। चलो भाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यही है, 22 ही है। पीडीएफ में आपको इसका शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग बढ़िया प्रॉपरली इसको सॉल्व करें, पीडीएफ को भी सॉल्व करें, दोबारा से सॉल्व करने का ट्राई करें, नहीं आता है। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लगातार इसको अपन लोग वैसे ग्रुप्स वगैरह में शेयर नहीं करूंगा, मैं केवल टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू।